जानते हो, घने कोहरे में पहाड़ पर जाते वक्त किसी बूढ़े को साथ क्यों नहीं ले जाना चाहिए? पहाड़ों में मेरे पिता के पैर में चोट लगने के बाद कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें दादाजी को भी साथ ले जाना पड़ा। पर चलते चलते कमर झुकाए चल रहे दादाजी अचानक सीधे खड़े हो गए और बिना कुछ कहे मुझे और मेरे भाई को इशारा करने लगे। मैं दादाजी को वापस बुलाने ही वाला था कि आगे जंगली जानवरों का इलाका था। मेरे पिता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया ताकि मैं आवाज न करूं। चुप रहो, वो तुम्हारे दादाजी नहीं है। मैंने देखा पिता ने मशाल जलाई और मुझे पास बुलाकर कहा, याद रखना, आज पहाड़ पर सिर्फ हम 3 लोग हैं। मैं उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि पिता क्या कर रहे हैं। तो दादाजी चुप कर। मेरी बात पूरी होने से पहले ही पिता ने घबराहट में मुझे टोक दिया। उन्हें ठंडा पसीना आ रहा था और वे चारों ओर देख रहे थे। उनकी हालत देखकर मेरी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं और पिता उस घने कोहरे में चुपचाप खड़े रहे जब तक दादाजी धीरे धीरे कोहरे में गायब नहीं हो गए। तब जाकर पिता को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर से याद दिलाया, आज पहाड़ पर सिर्फ हम 3 लोग हैं। तो पिता, क्या अब हम घर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वापस नहीं जा सकते। अगर वो चीज हमारे पीछे गांव तक आ गई तो गांव में कोई नहीं बचेगा। हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा, जब पहाड़ पर रोशनी बढ़ेगी और कोहरा छटेगा, तभी हम नीचे जा सकते हैं। आज रात हम यहीं पहाड़ पर रुकेंगे। कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर अंदर चलो। आज रात 2 लोग पहरा देंगे और एक आराम करेगा। इतना कहकर पिता आगे बढ़कर लकड़ियां खोजने लगे। हम तीनों ने अपनी कलाइयों को रस्सी से बांध लिया ताकि अगर कोई एक भी हिले तो बाकी दोनों को पता चल जाए। मैंने धीरे से भाई से पूछा, दादाजी कहाँ गए? और वो आखिर था क्या? मेरा भाई कुछ साफ नहीं कह पा रहा था। उसने पिता की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, उस चीज का जिक्र मत करो, बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दादाजी तो मेरे सामने ही थे, लेकिन अचानक वो एक 80 साल के बूढ़े जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। अगर ऐसा है तो वो कब उस चीज में बदल गए? तभी हमारा शिकारी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वो घबरा कर पिता की तरफ भागा, लेकिन कोहरा बहुत घना था। भले ही रस्सी सिर्फ 3 मीटर लंबी थी, लेकिन मैं पिता को ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे को देखा और तेजी से उस तरफ भागे। वहां पहुंचकर हमने देखा कि पिता की दाहिनी आंख के पास किसी ने पंजा मारा था। खून बह रहा था। वो जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। बहुत डरावना था। जिस आदमी ने अभी हमें लकड़ियां लाने को कहा था, वो अचानक जमीन पर गिरा पड़ा था। कुत्ता बेचैनी से चक्कर काट रहा था और अपनी नाक से सूंघ रहा था। लग रहा था जैसे घने कोहरे में कोई चीज हमें घूर रही है। बिना सोचे समझे मैंने और भाई ने चुपचाप पिता को पुरानी जगह पर ले जाने का फैसला किया। वहां टोकरी में दवा थी, लेकिन मेरा भाई आगे चलते चलते रुक गया। छोटे, तुम्हें याद है हम किस तरफ से आए थे? मैं सन्न रह गया। जहां हमने टोकरी रखी थी वो जगह यहां से ज्यादा 2-3 मीटर दूर होगी। हम ज्यादा दूर भी नहीं गए थे। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जगह मिल ही नहीं रही थी। भाई ने पिता को मेरे हवाले किया और बोला, तुम यहीं रुको, हिलना मत। रस्सी कसकर पकड़ो। मैं तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाता हूं, देखता हूं वो जगह मिलती है या नहीं। मैंने सिर हिलाया। मैं चारों तरफ नजर रखे हुए था और पिता से बात करने की कोशिश कर रहा था। पिता, आपको अभी क्या हुआ था? वो हाँफ रहे थे। उन्होंने अपनी दाहिनी आंख पकड़ रखी थी। दर्द बहुत ज्यादा लग रहा था। वो चीज थी, वो हमें जाने नहीं दे रही। बेटा, किसी पर यकीन मत करना। इस पहाड़ से बाहर निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना। इसके बाद पिता की बातें और भी बेतरतीब हो गईं। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी आंखों की पुतलियां फैल रही थीं। लग रहा था कि वो कभी भी बेहोश हो सकते हैं। मैं घबराकर भाई को चिल्लाया, भाई, तुम्हें थैला मिला? कुत्ता अचानक जोर से भौंकने लगा। भाई की तरफ से रस्सी खींची और उसने मुझे और पिता को 2 कदम खींच लिया। छोटे, जल्दी मदद करो। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं अपनी कुल्हाड़ी लेकर रस्सी के सहारे आगे बढ़ा। वहां जाकर देखा तो दादाजी और मेरा भाई टोकरी के लिए छीना झपटी कर रहे थे। मुझे देखकर दादाजी अचानक चिल्लाए, मेरे प्यारे पोते, वो अब तुम्हारा भाई नहीं रहा। जल्दी मेरी मदद करो। मेरा भाई भी घबराकर चिल्लाया, छोटे, क्या तुम चाहते हो हम सब यहीं मर जाएं? ये एक पिशाच है, ये दादाजी नहीं है। जल्दी मारो इसे। दादाजी के अजीब व्यवहार को याद करके मैंने और नहीं सोचा। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और वार करने ही वाला था, लेकिन उसी पल वो पिशाच मेरे भाई की पकड़ से छूट गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पैर ठंडे पड़ गए,
क्योंकि जाते जाते दादाजी की आंखों में जो भाव था वो बिल्कुल मेरे असली दादाजी जैसा ही था। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे हमें वापस बुला रहा हो। तभी एक गुर्राने की आवाज आई। ये एक भालू की आवाज थी। मैं और भाई तेजी से भागे। देखा तो पिता कांपते हुए कुछ बुदबुदा रहे थे। गए, हम गए। वो चीज हमारे पीछे पड़ गई है। अब हम वापस नहीं जा सकते। मेरे भाई के होंठ डर से कांप रहे थे। वो तो मेरे और छोटे के सगे दादाजी हैं। वो कैसे? वो अब तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। तुम उसके सामने अब सिर्फ एक मांस का टुकड़ा हो। जल्द ही रात हो गई। उस रात पिता को जब भी नींद आती वो अपने चेहरे पर मिर्च का पानी लगा लेते। मेरा भाई पहरा देना चाहता था, लेकिन पिता ने हमें बारी बारी से आराम करने को कहा, वरना अगर वो चीज फिर आ गई तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। जब पूरी तरह अंधेरा हो गया तो हमने एक गड्ढा खोदकर उसमें आग जलाई। जब मेरी और भाई की पहरे की बारी आई तो पिता ने कुछ टहनियों की तरफ देखा और मुझसे कहा, पेड़ पर चढ़कर कुछ टहनियां तोड़ लाओ। ये आग बुझनी नहीं चाहिए। मैं पेड़ पर चढ़ने के औजार लेकर ऊपर चढ़ने लगा। मैंने सूखी टहनियों को पकड़कर तोड़ने ही वाला था कि नीचे से पिता चिल्लाए, उन्हें मत छुओ और ऊपर जाओ, वरना नीचे उतरने में सहारा नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन जितना ऊपर चढ़ रहा था उतनी ही मुश्किल हो रही थी। मैंने अपने पैरों के नीचे की मोटी टहनियों को देख लिया था, लेकिन बार बार मेरा पैर फिसल रहा था। पिता, यहां तक ठीक है ना? और थोड़ा ऊपर। अंधेरा है, क्या तुम्हें ठीक से दिख नहीं रहा? तुम्हारे बाईं ओर ऊपर एक जगह है जहां एक बड़ी टहनी गिरने वाली है। मैंने आंखें सिकोड़कर ऊपर बाईं ओर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक और मोटी टहनी पर पैर फिसलने के बाद मुझे आखिरकार एहसास हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नीचे खड़े पिता को मुझसे ज्यादा साफ कैसे दिख रहा है? इस पहाड़ पर तो घना कोहरा है। ये सोचते ही मेरा चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैंने अपने पैरों को हिलाया। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन पर हैं। तब मैंने ध्यान दिया, मैं ऊपर नहीं चढ़ रहा था, बल्कि आगे की ओर रेंग रहा था। मेरे नीचे एक कटा हुआ, झुका हुआ बड़ा पेड़ था और उस पल मेरे चारों ओर 2 मीटर लंबे इंसानों जैसे पिशाच खड़े थे। कोहरा इतना घना था कि मैं उनका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन मैं देख सकता था कि रात में उनकी आंखें हरी चमक रही थीं। एक ठंडी लहर मेरे सिर तक दौड़ गई। मेरे होंठ डर से सफेद हो गए। मैंने अपना गला तर किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पिता, ऊपर की टहनियों पर पकड़ बनाना मुश्किल है। अगर मैं फिर फिसला तो नीचे गिर जाऊंगा। कानों में एक कर्कश आवाज जानवरों की गुर्राहट के साथ गूंजी, तुम थोड़ा और ऊपर जाओ, वरना टहनियां कम पड़ जाएंगी। मैंने देखा कि जब भी मैं हिलता वो पिशाच भी हिलते। उनकी चमकती हरी आंखें मुझे ही घूर रही थीं। वे अपने बालों वाले खुरदुरे हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहे थे और उनका गला घुरघुरा रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैं धीरे धीरे पीछे हटा तो पिशाच भी आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि मैं नीचे टहनियां नहीं काट रहा तो मुझे फिर पिता की आवाज सुनाई दी, क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, किसी की बात पर यकीन मत करना। बेटा, धोखे में मत आना। अगर आग बुझ गई तो ये पिशाच हमें खेल खेल में मार डालेंगे। जल्दी वापस आओ, आग बुझने वाली है। जानवर की गुर्राहट और पिता की आवाजें आपस में मिल गईं। मैं डर से कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी आवाज मेरे असली पिता की है। आसपास कोई टहनी नहीं थी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक एक करके पिशाच खड़े थे। मुझे ठंडा पसीना आ रहा था। पिता चिल्ला रहे थे, आग बुझने वाली है। उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नीचे पेड़ के पास से पिता ने एक पत्थर फेंका जो मेरे सिर पर लगा। मैं अचानक होश में आ गया। मैंने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं था और मैं सच में पेड़ पर था। उसी समय मेरा भाई भी नीचे से चिल्ला रहा था, छोटे, जल्दी नीचे उतरो, आग बुझने वाली है। मैं घबराकर नीचे उतरा। आग बुझने से ठीक पहले मैंने उसमें सूखी टहनियां डाल दी। उस रात हम फिर सो नहीं पाए। जब सुबह हुई, कोहरा छट गया और पहाड़ पर शांति थी। हम पूरी तरह सतर्क होकर बिना रुके अपनी टोकरियां उठाकर पहाड़ से नीचे उतर आए। घर पहुंचकर मैं बुरी तरह थक गया था, लेकिन मेरा मन बेचैन था। आराम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि वो चीज अचानक कहीं से भी निकल आएगी। भाई, दादाजी को आखिर हुआ क्या था? क्या दादाजी उस चीज में बदल गए? वो चीज आखिर है क्या? मेरे भाई को जैसे कोई भयानक बात याद आ गई हो। उसकी आंखें घबराहट में घूमती रहीं। फिर उसने शांत होकर कहा, वो चीज इंसानी खाल में एक पिशाच है। और फिर मेरे भाई ने मुझे एक बहुत ही भयानक सच बताया। भाई ने उदास चेहरे और एक अजीब से भाव के साथ मुझे बताया, हमारे दादाजी नर पिशाच बन गए हैं। मैंने पूछा कि नर पिशाच क्या होता है? मेरे भाई ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि समझाने लगा, हम जो पहाड़ों में घूमते हैं
हमें जंगली जानवरों की तरह आवाज निकालना सीखना पड़ता है, उनकी खाल पहननी पड़ती है, उनकी गंध अपनानी पड़ती है, खुद को एक जानवर की तरह पालना पड़ता है। जब पाशविकता आ जाती है तो एक तरफ हम पहाड़ के जानवरों से बात कर सकते हैं और दूसरी तरफ पहाड़ के जानवर हमसे डरकर परेशान नहीं करते। ये सब मुझे पता है। मैं बचपन से भेड़िए की खाल पहनकर बड़ा हुआ हूं। धीरे धीरे मेरे शरीर से भेड़िए की गंध आने लगी। फिर वो धीरे से मेरे कान के पास आकर बोला, लेकिन एक इंसान में पाशविकता कैसे आ सकती है? सिर्फ जानवरों में पाशविकता होती है, वही जानवरों की भाषा समझ सकते हैं। जब वो ये कह रहा था तो उसकी गर्म सांसें मेरे कानों पर पड़ रही थीं और उसमें से एक भालू जैसी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। जब इंसान ज्यादा समय तक जानवरों की नकल करता है तो वो भूल जाता है कि वो इंसान है या जानवर। तुम्हें सावधान रहना होगा, ये नर पिशाच जानवरों से कहीं ज्यादा चालाक होते हैं। भाई की ये बात सुनकर मेरी भेड़िए की खाल पहनने की हिम्मत भी नहीं हुई। अगर किसी दिन मैंने भेड़िए को पहचाना और इंसान को नहीं, और भेड़िए को घर ले आया जिसने सबको खा लिया, तो क्या होगा? जैसे मेरा डर भांपकर मेरा भाई अचानक हंस पड़ा। ये वही परिचित हंसी थी, लेकिन अब उसे देखकर मुझे ठंड लग रही थी। छोटे भाई, डरो मत, हम अभी जवान हैं, हम उस हद तक नहीं पहुंचेंगे। बूढ़े लोगों का दिमाग चकरा जाता है, वे भूल जाते हैं कि वे इंसान हैं या जानवर। मैं तुरंत अपने भाई का मतलब समझ गया। शायद दादाजी बचपन से ऐसे ही थे और अब बूढ़े होने पर उनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो नरपिशाच बन गए। भाई की इस बात पर मैंने कोई राय नहीं दी। अगले दिन मेरा भाई पहाड़ का सामान बेचने चला गया। घर पर मेरे पिता दिन भर बेहोशी में चारपाई पर सोए रहे और नींद में नरपिशाच के बारे में बुदबुदाते रहे। मैंने सोचा था कि अब कुछ दिन पहाड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन गांव में कोहरा और भी घना होता जा रहा था। पिता ने हमें पास बुलाया। उनसे दवा की तेज गंध आ रही थी। तुम दोनों भाई जल्दी से गांव छोड़कर चले जाओ, यहां मत रुको। मैंने और भाई ने एक दूसरे को देखा और कहा, पिता चलना है तो साथ चलेंगे। पिता ने अचानक सिर उठाकर मुझे देखा। शायद रोशनी कम थी। मैंने देखा कि पिता की आंखें हरी चमक रही थीं। मैंने आंखें मली तो देखा कि उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं। पिता की हालत ठीक नहीं है। तुम लोग पैसे लेकर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चले जाओ। नर पिशाच इंसानों से डरते हैं। तुम शहर में चले जाओगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन भाई ने आंखें बंद की और मुझे खींचकर ले गया। कोहरे में बूढ़ों को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। हम कोहरे में बहुत देर रह गए। डर है कि कुछ हो जाएगा। चलो देखते हैं कोई मदद करता है या नहीं। जाने से पहले भाई ने मुझसे कहा, कोहरा अशुभ होता है, उन जानवरों की खालें मत ले जाओ, वरना डर है कि हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उस भेड़िए की खाल को देखा जिसने मुझे कई बार बचाया था। मैं हिचकिचाया। जितना देखता उतना डर लगता। मेरे दिमाग में धुंधली यादें ताजा हो रही थीं। जिस भेड़िए की खाल ने मुझे इतनी बार बचाया, क्या वो सच में इतनी अजीब है? तो फिर हमें जानवरों की तरह जीना ही क्यों सीखना पड़ा? बाहर निकलते समय भाई ने एक रस्सी से हम दोनों की कमर बांध दी। 2-3 मीटर की रस्सी से कोई दिक्कत नहीं थी और हम हाथ पैर भी हिला सकते थे। कुछ ही कदम चले थे कि भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आई। मेरे भाई के पैर रुक गए। भाई, क्या ये भेड़िए की आवाज है? उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। नर पिशाच ने भेड़ियों को पहाड़ से नीचे भगा दिया है। इंसान भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकता। मैं तुरंत पीछे हटना चाहता था। घर में एक तहखाना है, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें छिप जाएंगे। मुझे पीछे हटते देख भाई ने मेरा कंधा पकड़ लिया। पीछे नहीं हट सकते। ये भेड़िए वसंत में बहुत भूखे होते हैं। अगर भागना है तो अभी भागना होगा, वरना जब वो पेट भरकर ताकतवर हो जाएंगे तो हमें पकड़ना जाल में फंसी मछली की तरह होगा। वो मुझे आगे ले जा रहा था, पर मैं हिला नहीं। जब मैंने मुड़कर देखा तो भाई के पीछे एक बड़ी काली परछाई थी। घने कोहरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी 2 आंखें चमक रही थीं। छोटे, चल क्यों नहीं रहे? उसी पल मुझे एक अजीब बात याद आई। आज पूरे दिन घर का कुत्ता एक बार भी नहीं भौंका। ये सच में बहुत अजीब था। वो कुत्ता वैसे तो ज्यादा नहीं भौंकता, लेकिन भूख लगने पर या भेड़ियों की आवाज सुनकर जरूर भौंकता। हमारा कुत्ता कहाँ है? उसने मुझे कुछ देर घूरा, फिर हंसकर बोला, हमारा कुत्ता बूढ़ा हो गया है, उसे पिता के साथ रहने दो, तो उसे कुछ खाने को दे दो, वरना भेड़ियों से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। मेरा भाई मुड़कर मुझे देखने लगा। छोटे, आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ अजीब लग रहा है। कहीं तुम नर पिशाच तो नहीं बन गए? मैं चौंक गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम नर पिशाच हो। मैं एक कदम पीछे हटा और कमर से रस्सी खोलने लगा। कमर पर मत बांधो,
हाथ पर कुछ लपेट कर पकड़ लो बस, वरना मुझे भी डर लगेगा। हम गांव वालों को ढूंढना चाहते थे, लेकिन डर था कि उनमें भी कोई नर पिशाच न हो। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। गांव के मोड़ पर कुछ धुंधली परछाइयां थीं। मेरा भाई तुरंत रुक गया और पूछने लगा, कौन है वहां? कोहरा बहुत घना था, अंदर जाती हवा से दम घुट रहा था। हमने अपने मुंह और नाक रुमाल से ढक रखे थे। बाहर की कोई गंध भी नहीं आ रही थी। वो परछाई लड़खड़ाती हुई हमारी तरफ आ रही थी। मैं और मेरा भाई समझदारी से थोड़ा दूर हो गए। हम चारों तरफ नजर रखे हुए थे। भाई ने आवाज ऊंची करके पूछा, आखिर कौन है वहां? डराने की कोशिश मत करो, मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक एक कदम पीछे हटने लगा। एक पल के लिए मैंने भाई से कहना चाहा कि चलो घर भाग चलते हैं, कम से कम वो जानी पहचानी जगह तो है। अगर अब भी कुछ नहीं बोले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे भाई ने दांत पीसकर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली और उसकी नाक से भालू जैसी गुर्राने की आवाज निकली। लेकिन जब कोहरा थोड़ा छटा तो मैं और भाई दोनों सन्न रह गए। सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे दादाजी थे। लेकिन दादाजी तो गायब होकर नरपिशाच बन गए थे ना। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। दादाजी ने सिर्फ एक बात कही, और उसी बात ने मुझे डर के मारे वहीं जमा दिया। बड़े भैया, तुम्हारा छोटा भाई काबू से बाहर हो रहा है। मैंने पुलिस को बुला लिया है, जल्दी उसे काबू में करो।